नमस्कार। आज हम अंटार्कटिका की गहराइयों से निकले एक खजाने पर बात कर रहे हैं। कैम्ब्रिज में ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वे मतलब BAS के पास हाल ही में कुछ बहुत खास पहुंचा है। हाँ बिल्कुल, ये कोई मामूली बर्फ नहीं है। सही कहा, ये महज बर्फ नहीं बल्कि पृथ्वी के इतिहास का कह सकते हैं एक अहम पन्ना है। बिल्कुल सही। ये पूर्वी अंटार्कटिका में एक जगह है लिटिल डोम सी। वहां से निकाली गई बर्फ की लंबी बेलनाकार सिलें हैं, आइस कोर जिन्हें कहते हैं। आइस कोर। और इन्हें सतह से कितना नीचे? लगभग 2.8 किलोमीटर नीचे तक ड्रिल करके निकाला गया है। मतलब ये अपने आप में एक जबरदस्त इंजीनियरिंग का काम है। 2.8 किलोमीटर। और जो बात इसे वाकई रोमांचक बनाती है वो है इसकी उम्र। ये बर्फ 1.5 लाख साल पुरानी हो सकती है। हाँ, 1.5 मिलियन साल। ये अब तक निकाली गई सबसे पुरानी अंटार्कटिक बर्फ है। कमाल है। तो आज हमारी पड़ताल का मकसद साफ है। ये प्राचीन बर्फ हमें पृथ्वी के जलवायु इतिहास के बारे में क्या बता सकती है, खासकर वो जो एक रहस्यमय बदलाव आया था करीब 10 लाख साल पहले, उसके बारे में। हाँ, उसी पहेली को सुलझाने की उम्मीद है। देखिए, ये सिलेन दिखने में थोड़ी अलग हैं। इन्हें BARC की लैब में -23 डिग्री सेल्सियस पर मतलब बहुत सावधानी से रखा गया है। हाँ, इतनी पुरानी चीज है। और क्योंकि ये 1.5 लाख साल तक इतने गहरे दबाव में रही हैं, तो ये थोड़ी कांच जैसी सख्त दिखती हैं। अच्छा। लेकिन लेकिन असली खूबी वो तो अंदर छुपी है। इसमें उस जमाने के वायुमंडल के नन्हे नन्हे बुलबुले फंसे हुए हैं। बुलबुले? आप कह रहे 1.5 लाख साल पुरानी असली हवा के नमूने? हाँ। ये तो कमाल ही है। हाँ बिल्कुल, यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। तो फिर ये समुद्री तलछट मतलब मरीन सेडिमेंट्स वगैरह से कैसे अलग है? वो भी तो हमें अतीत के बारे में बताते हैं, है ना? हाँ बताते हैं, लेकिन ये बहुत अहम फर्क है। देखिए, समुद्री तलछट हमें लाखों साल पीछे ले जा सकती हैं, वो सही है, पर वो तापमान या समुद्री जीवन के कह सकते हैं अप्रत्यक्ष संकेत देती हैं। अच्छा, मतलब सीधे नहीं? हाँ, सीधे नहीं, और उनका रेजोल्यूशन भी थोड़ा कम होता है। बर्फ की सिलिंग आइस कोर ये एकदम अलग है। ये सीधे वायुमंडल का रिकॉर्ड है। सीधे रिकॉर्ड? हाँ, उस समय का तापमान कैसा था, हवा के पैटर्न क्या थे, और सबसे जरूरी CO2 जैसी ग्रीन हाउस गैसें, उनकी सटीक मात्रा। ये बर्फ एक टाइम कैप्सूल जैसी है जिसमें वो पुरानी असली हवा बंद है। समुद्री तलछट अंदाजा देती है, ये बर्फ सीधा सबूत देती है। ऐसा कोई और नेचुरल आर्काइव नहीं है। समझ गई। ये बुलबुले ही चाबी हैं, लेकिन इन नाजुक सिलों से ये सारी जानकारी बाहर कैसे निकालते हैं? क्या ये बहुत मुश्किल प्रक्रिया है? मुश्किल तो है, पर अब तकनीक काफी उन्नत हो गई है। BAS में इसके लिए कंटिन्यूअस फ्लो एनालिसिस नाम की एक विधि इस्तेमाल होती है। कंटिन्यूअस फ्लो एनालिसिस? हाँ, इसमें क्या करते हैं कि बर्फ की सिल को एक गरम प्लेट पर रखते हैं और बहुत धीरे धीरे कंट्रोल करके पिघलाते हैं, लगभग 10 डिग्री सेल्सियस पर। बहुत धीरे? हाँ, ताकि सब कुछ मिक्स ना हो जाए। जैसे जैसे बर्फ पिघलती है उस पानी का लगातार विश्लेषण होता रहता है। इससे हमें केमिकल्स पता चलते हैं, जैसे ज्वालामुखी राख के निशान, धूल के कण। धूल के कण वो क्या बताते हैं? वो उस समय हवा कितनी तेज थी, मौसम कितना सूखा था, ये सब बताते हैं। और पानी के आइसोटोप से तापमान का पता चलता है। अच्छा। और उन हवा के बुलबुलों का क्या? CO2 की जानकारी कैसे मिलती है? पिघलाने से तो गैस निकल जाएगी। सही पकड़ा आपने। गैसों के लिए, खासकर CO2 के लिए तरीका अलग है। बर्फ को पिघलाते नहीं, बल्कि बहुत सावधानी से कुचलते हैं। कुचलते हैं? हाँ, ताकि वो फंसे हुए बुलबुले बाहर निकलें। फिर उस हवा को इकट्ठा करके उसका विश्लेषण किया जाता है। ये काम अक्सर दूसरी स्पेशलाइज्ड लैब्स में होता है। अच्छा, पूरी प्रक्रिया काफी डिटेल्ड है। आपने शुरू में एक बड़े रहस्यमयी बदलाव का जिक्र किया था, करीब 10 लाख साल पहले। वो क्या था? हाँ, वो जलवायु विज्ञान का एक बहुत बड़ा अनसुलझा सवाल है। उसे कहते हैं मिड प्लीस्टोसीन ट्रांजिशन। मिड प्लीस्टोसीन ट्रांजिशन? हाँ, हुआ ये कि करीब 10 लाख साल पहले पृथ्वी के हिमयुग मतलब आइस एज, उनका चक्र बदल गया। पहले क्या होता था कि गर्म और ठंडे दौर लगभग हर 41,000 साल में आते जाते थे। 41,000 साल का पैटर्न? बिल्कुल, लेकिन इस बदलाव के बाद ये चक्र लंबा हो गया, करीब 100,000 साल का। अब ऐसा क्यों हुआ, ये पूरी तरह से साफ नहीं है। तो क्या थ्योरीज हैं इसके पीछे? ये इतना बड़ा बदलाव कैसे आया होगा? कई विचार हैं।
लेकिन एक जो मुख्य थ्योरी है वो दक्षिणी महासागर सदर्न ओशन पर केंद्रित है, जो एंटार्क्टिका के चारों ओर है। हाँ, सदर्न ओशन। ये महासागर पृथ्वी के कार्बन चक्र में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। ये वायुमंडल से बहुत ज्यादा CO2 सोखता है, मतलब सिंक का काम करता है, और कभी-कभी छोड़ता भी है, यानी स्रोत बन जाता है। अच्छा, सोखता भी है, छोड़ता भी है। हाँ, तो एक संभावना ये है कि उस दौर में शायद हवा के पैटर्न बदले हों, या समुद्री बर्फ की मात्रा में कुछ बदलाव आया हो, जिसने इस महासागर के CO2 सोखने या छोड़ने की क्षमता को बदल दिया। तो CO2 का रोल हो सकता है इसमें? बिल्कुल। ये नई 1.5 लाख साल पुरानी बर्फ हमें ठीक यही बताएगी कि उस अहम बदलाव के वक्त CO2 का लेवल क्या था और उसका जलवायु से क्या रिश्ता था। ये उस पहेली का एक बहुत जरूरी टुकड़ा हो सकता है। ठीक है, ये इतिहास समझना तो बहुत दिलचस्प है, लेकिन 1.5 लाख साल पुरानी कहानी आज हमारे लिए क्यों मायने रखती है? मतलब इसका आज की दुनिया से क्या लेना देना? नहीं, इसका सीधा संबंध है। देखिए, ये पुराने रिकॉर्ड हमें ये समझने में मदद करते हैं कि पृथ्वी का क्लाइमेट सिस्टम नेचुरली कैसे काम करता है, कैसे बदलता है। अच्छा। जब हम ये जानते हैं कि अतीत में जलवायु कैसे बदली और खासकर दक्षिणी महासागर जैसे अहम हिस्से कैसे रिएक्ट करते हैं, तो हम भविष्य के जलवायु परिवर्तनों का बेहतर अंदाजा लगा सकते हैं। मतलब ये भविष्य के अनुमानों के लिए जरूरी है। हाँ, बहुत जरूरी। ये डेटा उन क्लाइमेट मॉडल्स को परखने और सुधारने के लिए सोने जैसा है, जो हमें बताते हैं कि भविष्य में क्या हो सकता है। और हाँ, एक और बात, ये रिकॉर्ड हमें ये भी साफ दिखाते हैं कि आज वातावरण में जो CO2 का स्तर है, हाँ, वो पिछले 10 लाख सालों में और शायद अब इन 1.5 लाख सालों के रिकॉर्ड में भी किसी भी समय से कहीं ज्यादा है। ये हमें आज की स्थिति को सही परिप्रेक्ष्य में रखने में मदद करता है। तो ये बर्फ की सिलें न सिर्फ 10 लाख साल पुराने रहस्य को सुलझाने की कुंजी हो सकती हैं, बल्कि भविष्य के लिए हमारी समझ को भी बेहतर बना सकती हैं। बिल्कुल। और क्या पता, शायद हमें इससे भी ज्यादा कुछ मिल जाए।